हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हमारे 75 डे हार्ड चैलेंज का 32nd डे है एंड आज के लेक्चर में हम लोग आना स्टार्ट करने जा रहे हैं जेई मेन 2026 जनवरी वाले अटेम्प्ट के पीवाईक्यू चैप्टर वाइज। तो इस वाले लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों के साथ में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर से, वो सारे क्वेश्चन इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों के साथ में डिस्कशन करूंगा डे वाइज की कौन से दिन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे अभी हम लोग आना यहाँ पे 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि 21 जनवरी को पूछे गए थे 2026 में। इससे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें आना स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर एंड लिस्ट काउंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम लोग उस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस वाले लेक्चर में हम लोग यहाँ पे यूनिट एंड डायमेंशन जहां पे एरर वो सब आ जाता है ना, वो वाले क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। एंड अच्छा खासा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, आप लोगों को बिल्कुल करना चाहिए। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड इससे जो क्वेश्चंस आते हैं ना बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते। तो आप सब लोगों को इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है या जो भी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करके जाना है अप्रैल वाले अटेम्प्ट के अंदर। तो हमारे सामने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर इन व्यू द सम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज दिस एंड दिस। तो हमारे पास में है ना फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में 3 फिजिकल क्वांटिटी है एंड इनका सम करना है। तो बेसिकली 52.01 फिर उसको ऐड कर देंगे हम लोग यहाँ पे 153 पॉइंट, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 एंड प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.123 मीटर। इनको ऐड करना है एंड हमें सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से यहाँ पे आंसर बताना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर हम लोग इनको ऐड करने जाएंगे ना तो देखो यहाँ पे क्या लिखूंगा 153.2 देन 52.01 एंड देन 0.123 ये लिखेंगे। तो इन सबको अगर हम लोग यहाँ पे ऐड करते तो हमारे पास में 333 पॉइंट, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 एंड ये आ जाएगा 205.33 हमारे पास में आ रहा है। लेकिन ये इतनी वैल्यू हमारे पास में आ रही है, लेकिन हमें सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से आंसर बताना है एंड सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से आंसर आपको पता होगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का रूल सिग्निफिकेंट फिगर के लिए। तो वहां पे क्या होता है कि डेसिमल के बाद में सबसे मिनिमम हम लोग नंबर रखते हैं। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद में देखो, यहाँ पे डेसिमल के बाद में इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे 2 है एंड यहाँ पे कितने हैं 3। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा ना उसमें हम लोग डेसिमल के बाद में केवल एक ही यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर रखेंगे। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद में केवल कितना आ जाएगा यहाँ पे 205.3 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देखना, इसमें क्या दिया गया, कंसीडर ए मॉडिफाइड बर्नौली इक्वेशन। यहाँ पे ये वाली हमें एक बर्नौली इक्वेशन दी है क्वेश्चन में एंड हमें क्या पूछा है कि t हैज द डायमेंशन ऑफ टाइम एंड h इज द हाइट, देन व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ a एंड b। हमें a एंड b की डायमेंशन बतानी है। अब देखो डायमेंशन जो यूनिट एंड डायमेंशन वाला जो चैप्टर है इससे रिलेटेड मैंने जेईई मेन के सारे जितने 2019 से लेके 2025 तक सारे पीवाईक्यू मैंने डिस्कस किए हुए हैं, आप लोगों को उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखो हमें a एंड b की डायमेंशन निकालना है। तो देखो सबसे पहले ये वाली टर्म देखो आप लोग, इससे हम लोग है ना इसको यूज करके हम लोग b की डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो h प्लस bt की जो टर्म है हम लोग केवल सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, सेम फिजिकल क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस वाले टर्म को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो h यहाँ पे हाइट है, तो h की जो डायमेंशन है वही bt की डायमेंशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे bt की डायमेंशन किसकी डायमेंशन के इक्वल आनी चाहिए, h की डायमेंशन के इक्वल आनी चाहिए। तो यहाँ पे b की डायमेंशन किसके इक्वल आ जाएगी, h की डायमेंशन डिवाइडेड बाई t की डायमेंशन एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा L1 t ऊपर जाएगा तो ये t-1। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ b। ये किसकी डायमेंशन हो गई, b की डायमेंशन हो गई। अब हमें यहाँ पे a की डायमेंशन निकालना है। तो यहाँ पे देखो ये प्रेशर है, ये क्या है प्रेशर। तो यहाँ पे प्रेशर की जो डायमेंशन है वही डायमेंशन इस टोटल टर्म की होगी। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूं a डिवाइडेड बाई b t स्क्वायर, इसकी जो डायमेंशन है ये किसके इक्वल हो जाएगी, प्रेशर की डायमेंशन के इक्वल। एंड प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स की डायमेंशन डिवाइडेड बाई एरिया की डायमेंशन यहाँ पे। एंड तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, a की डायमेंशन इज इक्वल टू फोर्स की डायमेंशन m1 L1 t-2 एंड यहाँ पे a की डायमेंशन कितनी आ जाएगी L2 एंड ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो b की डायमेंशन यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो b की डायमेंशन कितनी आ जाएगी L1 t-1 एंड यहाँ पे t स्क्वायर की डायमेंशन कितनी हो जाएगी t स्क्वायर, ये हमारे पास में आ जाएगा। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है एंड उसके बाद में ये वाला कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, a की डायमेंशन हमारे पास में आ जाएगी m1 L0 t-1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ a। ओके, आई होप आप लोगों को दोनों क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आए होंगे। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है, इन एन एक्सपेरिमेंट द वैल्यू ऑफ 2 स्प्रिंग कांस्टेंट वर मेजर्ड K1। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 K1 हमें यहाँ पे कितना दिया गया, K1 इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2 न्यूटन बाई मीटर
एंड K2 की वैल्यू हमें यहां पे कितनी दे दी 20 प्लस माइनस 0.3 न्यूटन बाई मीटर। ये हमें स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2 दिया गया है। एंड यहां पे क्या पूछा गया है, इफ दीज स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन व्हाट द परसेंटेज एरर इन द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। देखो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए जब दो स्प्रिंग है ना पैरेलल के अंदर होती है तो उनका इक्विवेलेंट जो होता है ना वो कितना होता है, K1 प्लस K2 होता है। अगर ये सीरीज में होती तो क्या होता, 1/K1 प्लस 1/K2 इज इक्वल टू 1/K इक्विवेलेंट हमारे पास में होता। अब देखो यहां पे अगेन एरर के अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला रूल आप लोगों को पता होगा कि यहां पे मुझे इसके अंदर परसेंटेज एरर निकालनी है, तो इसके अंदर है ना परसेंटेज एरर का क्या फॉर्मूला होगा, वो हो जाएगा डेल्टा के इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय के इक्विवेलेंट इनटू 100 यहां पे करना पड़ेगा। तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू तो हम लोग यहां पे K1 एंड K2 की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। देखो K1 की वैल्यू यहां पे कितनी है 10, ट्रू वैल्यू यहां पे पुट करेंगे एंड ये वैल्यू यहां पे कितनी है 20, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 30। अब मुझे डेल्टा के इक्विवेलेंट निकालना है, तो एडिशन के अंदर डेल्टा के इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, डेल्टा K1 प्लस डेल्टा K2। इसके अंदर जो हमारे पास में है ना एरर एंड इसके अंदर एरर, इन दोनों को हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं सिंपली, एब्सोल्यूट एरर। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 0.2 प्लस 0.3 दैट इज 0.5, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास में परसेंटेज एरर जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 0.5 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 30 इंटू 100, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा एंड हमारे पास में आएगा 5/3 परसेंटेज एंड दैट इज 1.67% के आसपास में, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं 22 जनवरी को जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो हमारे पास में यहाँ पे दो क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में हमें आना मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन आप लोगों को निकालने आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, स्प्रिंग कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होती है, देखो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं। F इज इक्वल टू के एक्स होता है, तो यहाँ पे K की डायमेंशन क्या आ जाएगी, F की डायमेंशन बाई X की डायमेंशन, तो यह आ जाएगा m1 L1 T माइनस 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे L1, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो m1 L0 T माइनस 2 ये हमारे पास में आ जाएगा। तो ये किससे मैच हो जाएगा, यहाँ पे m1 L ये इससे मैच हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाए थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, देखो ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि dq बाई dt इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स, ये वाला आप लोगों ने पढ़ा होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो dq क्या है, ये तो एक तरीके की एनर्जी है, तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी m1 L1 L2 t माइनस 2 डिवाइडेड बाई ये टाइम है, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी t1 इज इक्वल टू के, ये एरिया है L स्क्वायर इंटू ये टेम्परेचर है, तो इसकी मैं k मान लेता हूँ, ओके K1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे देखो ये k तो वो है जो हमें निकालना है, एंड डेल्टा x की डायमेंशन क्या हो जाएगी L, तो यहाँ पे इस L से ये L कैंसिल हो जाएगा, एक L यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो अब इस K की डायमेंशन कितनी आ जाएगी हमारे पास में M1, यहाँ पे L बच जाएगा, T ये T ऊपर चला जाएगा तो T माइनस 3 हो जाएगा एंड नीचे आ जाएगा यहाँ पे K1, एंड इस K1 को अगर मैं ऊपर लेके आऊंगा तो ये K माइनस 1। अब देखो ये किससे मैच हो रही है, M1 L1 T माइनस 3 K माइनस 1, M1 L1 T माइनस 3 ये मैच हो रही है इसके साथ में, ओके ये मैच हो रही है इसके साथ में। फिर आ जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन आप लोग बहुत इजीली निकाल सकते हो। इसके लिए ना आपको बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो मैक्सवेल्स इक्विपार्टीशन जो लॉ है उसमें है ना एनर्जी का एक फॉर्मूला है कि काइनेटिक एनर्जी अलोंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के टी, ओके ये वाला फॉर्मूला होता है जहां पे के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी है, मतलब ये एक तरीके की एनर्जी है, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी m1 L2 T माइनस 2, हाफ की कोई डायमेंशन नहीं होती है, K की डायमेंशन हमें निकालनी है, ये टेम्परेचर है, ये क्या है टेम्परेचर, तो इसकी डायमेंशन यहाँ पे कितनी हो जाएगी केल्विन 1, ओके तो यहाँ पे K की डायमेंशन हमारे पास में कितनी आ जाएगी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन m1 L स्क्वायर T माइनस 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा K माइनस 1। अब देखो ये वाला कौन सा ऑप्शन है, m1 L2 T माइनस 2 K माइनस 1, तो ये हो जाएगा इससे मैच, एंड बचा हुआ आप लोगों को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा इस थर्ड वाले से मैच हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई, तो इस तरीके से आप लोग बहुत ही इजीली यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, डायमेंशन निकाल सकते हैं। अब देखो इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास में है, एंड इस क्वेश्चन नंबर 5 में हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, इफ एप्सिलॉन E एंड T रिप्रेजेंट फ्री स्पेस परमिटिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टाइम रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द यूनिट ऑफ, इस वाले टर्म की हमें यूनिट बतानी है। अब ध्यान से समझना कैसे निकालेंगे, देखो ये वाली टर्म है ना एप्सिलॉन E बाई टी, इसकी हमें यहाँ पे यूनिट बताना है, केवल यूनिट बताना है। तो देखो सबसे पहली बात तो E का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाई चार्ज होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाई चार्ज लिख सकते हैं।
फिर उसके बाद में आ जाता है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की वैल्यू निकालनी है, तो देखो ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, दो चार्ज के बीच में क्या फोर्स होता है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। एंड इस K को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आ जाएगी, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई एफ आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई। अब हमें यहाँ पे क्या बताना है, हमें यहाँ पे बताना है कि इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट बतानी है। तो 4 पाई तो कांस्टेंट है, ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे ये एप्सिलॉन है ना, ये एप्सिलॉन नॉट ही है, एप्सिलॉन नॉट ही है। ये सारी ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास में देखो एप्सिलॉन की ये वैल्यू पुट करूंगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एफ आर स्क्वायर, है ना, ये है एप्सिलॉन ई बाई टी, इसकी वैल्यू है यहाँ पे। एंड इनटू ई की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा, एफ बाई क्यू, एंड इनटू टाइम भी है यहाँ पे। ओके, ये टाइम वाला यहाँ पे रहेगा। तो देखो एक चार्ज से चार्ज कैंसिल हो जाएगा, फोर्स से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 1/4 पाई, 4 पाई की कोई यहाँ पे यूनिट नहीं है, ये आ जाएगा Q1 बाई टी, एंड यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई आर स्क्वायर। अब देखो Q बाई टी क्या होता है, ये करंट होता है कि नहीं होता, चार्ज पर यूनिट टाइम, ये क्या होता है, करंट होता है। तो करंट यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं इसको, करंट की यूनिट कितनी हो जाएगी, करंट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर यहाँ पे डिस्टेंस है, तो करंट की यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर, एंड दिस इज द यूनिट ऑफ दिस टर्म। मेरे बात समझ में आ गई। चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं 23 जनवरी को जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि अप्रैल वाले अटेम्प्ट में भी पूछे जाएंगे, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अगर आप पीवाईक्यू को एनालाइज करेंगे ना, पिछले कुछ सालों के पीवाईक्यू को देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ए बॉल ऑफ रेडियस आर एंड डेंसिटी रो ड्रॉप्ड थ्रू ए विस्कस लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। ओके, ये डेंसिटी है, एंड विस्कोसिटी ईटा अटेन्स इट्स टर्मिनल वेलोसिटी एट टाइम टी एज गिवन। तो ये यहाँ पे टाइम टी गिवन है यहाँ पे, तो टी की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया गया है, टी इज इक्वल टू यहाँ पे ए रो की पावर ए, ओके, एंड आर की पावर बी, यहाँ पे ईटा की पावर सी, एंड सिग्मा की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे रो क्या है, रो डेंसिटी है, एंड ये लिक्विड की ये दोनों डेंसिटी है बेसिकली। ओके, वेयर A is constant and A, B, C, D are integers, then what is the value of, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। बेसिकली हमें A, B, C की वैल्यू यहाँ पे बतानी है। तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे हर एक फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन पता होना चाहिए। सिग्मा एंड रो ये डेंसिटी है, तो इनकी डायमेंशन क्या होगी, मास बाई वॉल्यूम होता ना इनका फॉर्मूला, तो डायमेंशन हमारी क्या हो जाएगी, m1l-3, ये इनकी डायमेंशन हो जाएगी। फिर यहाँ पे रेडियस की डायमेंशन क्या हो जाएगी, L1 हो जाएगी। एंड विस्कोसिटी की डायमेंशन हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि जो विस्कस फोर्स होता है स्फेरिकल बॉल के लिए वो होता है F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, जहां पे ये वेलोसिटी है, ये रेडियस है, ये जो है ना विस्कोसिटी है। तो यहाँ पे विस्कोसिटी इज इक्वल टू इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, F की डायमेंशन m1 L1 T-2 डिवाइडेड बाई 6 पाई, कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो यहाँ पे r की डायमेंशन L1 है, एंड वेलोसिटी की डायमेंशन L1 T-1 हमारे पास में आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, एक L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा, तो ईटा की जो डायमेंशन निकल के आएगी वो आएगी m1 L-1, ये ऊपर जाएगा T-1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब देखो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, T की डायमेंशन यहाँ पे कितनी है, T1, ये T की डायमेंशन है, तो इसको लिख सकता हूँ m0L0T1 इज इक्वल टू, क्वेश्चन में बोला गया कि ए कांस्टेंट है, मतलब इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। यहाँ पे डेंसिटी की पावर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, m1l-3, इसकी पावर हो जाएगी a, r क्या है L1, इसकी पावर हो जाएगी b, ईटा यहाँ पे क्या है m1l-1 T-1, इसकी पावर c हो जाएगी, एंड अगेन रो यहाँ पे क्या डेंसिटी, तो m1l-3, इसकी पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी, d हो जाएगी। ओके, अब देखो यहाँ पे हम लोग m की पावर क्या आ रही है, m की पावर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं m की पावर a, यहाँ पे प्लस c, एंड यहाँ पे क्या आ रहा है d। फिर l की पावर यहाँ पे कितना आ रहा है, -3a, यहाँ पे b, यहाँ पे -c, एंड यहाँ पे -3d। ये किसकी पावर आ रही है, यहाँ पे हमारे पास में l की पावर आ रही है, एंड यहाँ पे t की पावर क्या आ रही है, देखो यहाँ से कुछ नहीं आ रहा, यहाँ से t की पावर हमारे पास में आ रही है -c, t की पावर आ रही है -c, एंड इसको हम लोग कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन के साथ में, m0L0T1 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो कोई भी इक्वेशन करेक्ट तब होती है जब उसके लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल होती है, इस चीज को आप लोग समझो। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग कंपेयर करें तो -c की वैल्यू 1 आ रही है, तो c की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा।
ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पे देखते हैं a प्लस सी प्लस डी, इन सब की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, इन सब की वैल्यू यहाँ पे m की पावर 0 है एंड c की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे a प्लस डी माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो a प्लस डी इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, एक मिनट, ये प्लस सी है ना, ओके ए प्लस, इसको इधर लेके आ जाते हैं, एक मिनट रुको, यहाँ पे आएगा माइनस सी हो जाएगा, माइनस ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे +1 आ जाएगा, तो a प्लस डी की वैल्यू हमारे पास में +1 आ गई। तो अब ये वैल्यू जी यहाँ पे देखते हैं हम लोग, -3a प्लस बी माइनस सी एंड -3d इज इक्वल टू 0, क्योंकि l की पावर यहाँ पे भी 0 है। अब हम लोग क्या करेंगे, c को उधर लेके जाएंगे तो -3a एंड -3d यहाँ पे आ जाएगा प्लस b इज इक्वल टू c, ओके, एंड c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है -1 एंड यहाँ पे -3 में बाहर ले लेता हूं तो a प्लस डी मेरे पास में आ जाएगा प्लस b यहाँ पे एंड c की वैल्यू कितनी है -1। अब देखो a प्लस डी की वैल्यू 1 है, ये -3 हो जाएगा प्लस b इज इक्वल टू -1, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 प्लस 3, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 हमारे पास में आ जाएगा, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अगर b की वैल्यू 2 आ गई तो यहां से हम लोग अब क्या करेंगे भाई, a एंड d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमारे पास में c की वैल्यू आ गई, हमारे पास में यहाँ पे b की वैल्यू आ गई, हमें a एंड d की वैल्यू चाहिए। अब देखो यहाँ पे उसके वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, b प्लस सी डिवाइडेड बाई a प्लस डी। अब a एंड d की इंडिविजुअल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें a प्लस डी वाले जो टर्म है ना उसका एडिशन चाहिए। तो देखो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, c की वैल्यू कितनी है -1 डिवाइडेड बाई a प्लस डी कितना है 1, तो यहाँ पे 1/1 दैट इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। चलो अब हम लोग आना डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन 24 जनवरी को पूछा गया है। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन पूछा गया था 24 जनवरी को इस चैप्टर से, एंड ये भी आना मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को हमें लिस्ट 2 के साथ मैच करवाना है। एंड यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर से अगर आप पीवाई को देखोगे तो इस टाइप के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत सारे, जहां पे हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में मैच करवाना होता है, एंड मोस्टली वो जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो डायमेंशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे 4 फिजिकल क्वांटिटी दी गई है, इनके डायमेंशन को मैच कराना है। तो सबसे पहला है मैग्नेटिक इंडक्शन, तो मैग्नेटिक इंडक्शन नथिंग बट मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो आप लोग है ना कोई सा भी फॉर्मूला यूज करके मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन निकाल सकते हो, लेकिन आपको वो फॉर्मूला यूज करना चाहिए जो सबसे इजी हो। तो मुझे है ना ये वाला फॉर्मूला इजी लगता है, F इज इक्वल टू BIL, क्योंकि ये यहाँ पे करंट है, ये L यहाँ पे क्या है डिस्टेंस है, एंड F यहाँ पे फोर्स है, मुझे सारी डायमेंशन पता है, मुझे किसी और की डायमेंशन यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है। तो B की जो डायमेंशन होगी वो F की डायमेंशन डिवाइडेड बाई I की डायमेंशन एंड यहाँ पे L की डायमेंशन, तो आ जाएगा M1L1T-2 डिवाइडेड बाई A1 एंड यहाँ पे आ जाएगा L1। तो हमारा क्या आ जाएगा M1L, ये तो कैंसिल हो जाएगा, L0 T-2 A-1, दिस इज द डायमेंशन ऑफ A, मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, M1L0 T-2 A-1, तो ये हमारा ये वाला इसके साथ में मैच हो जाएगा। फिर आ जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स B, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, फाई इज इक्वल टू होता है BA cos थीटा। अब देखो cos थीटा यहाँ पे ये तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो यहाँ पे अगर मुझे फाई B की डायमेंशन निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन कितनी है M1L0 T-2 A-1 एंड इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा एरिया की डायमेंशन, एरिया की डायमेंशन क्या है L², तो हमारा आ जाएगा M1L2 T-2 A-1 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस, ओके 5B। सो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे किससे मैच हो रहा है, M1L2 T-2 A-1, ओके ये मैच हो रहा है इसके साथ में। अब आ जाते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ये क्या है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। अब देखो इसके भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो आप लोगों को वो फॉर्मूला यूज करना है जिसकी डायमेंशन आपको पता है। तो देखो आप लोगों ने ना सोलेनोइड का ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, जहां पे ये एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं म्यू नॉट कैपिटल N बाई L इंटू आई। अब देखो ये तो नंबर है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, लेकिन L की डायमेंशन है, यहाँ पे मुझे म्यू नॉट की डायमेंशन चाहिए, तो म्यू नॉट की डायमेंशन किसके इक्वल आ जाएगी, B की डायमेंशन L की डायमेंशन डिवाइडेड बाई करंट की डायमेंशन। तो यहाँ पे B की डायमेंशन कितनी है M1L0 T-2 A-1 एंड यहाँ पे L1 एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा A1, ओके। तो अब देखो हमारा फाइनली कितना आ जाएगा, इसको ऊपर लेके जाओ, तो M1L कितना आ जाएगा 1 T-2 A-2,
ओके, a माइनस 2 ये हमारी किसकी डायमेंशन हो जाएगी, म्यू नॉट की। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, m1 l1 t माइनस 2 a माइनस 2, ये इसके साथ में मैच हो जाएगा। एंड जो बचा हुआ है वो किसके साथ में मैच हो जाएगा, इसके साथ में मैच हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करना है। अब 28 जनवरी वाला जो शिफ्ट था उसके अंदर भी लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराने वाला ही क्वेश्चन पूछा गया था, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो अब हम लोग यहाँ पे लास्ट 28 जनवरी को ये दो क्वेश्चंस पूछे गए थे, इनको डिस्कस करते हैं। उसके बाद में यूनिट एंड डायमेंशन के अंदर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे जनवरी वाले अटेम्प्ट के अंदर, वो सारे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एंड अगले लेक्चर में हम लोग है ना स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर, लिस्ट काउंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 4-5 क्वेश्चन, वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है जहां से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीट के अंदर भी पूछे जाते हैं, जेईई मेन के अंदर भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैच लिस्ट 1 एंड विथ लिस्ट 2, तो ये हमारे पास में लिस्ट 1 है, ये हमारे पास में लिस्ट 2 है। अगेन यहाँ पे डायमेंशन से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये देखो अभी हम लोग पहले निकाल चुके हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो सबसे पहले देखो आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला पता होगा कि कोई भी स्फेरिकल बॉडी के ऊपर जो विस्कस फोर्स लगता है Fv इज इक्वल टू 6 पाई ईटा Rv, जहां पे 6 पाई कांस्टेंट है। तो अगर मुझे ईटा की डायमेंशन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, Fv की फोर्स की डायमेंशन, R की डायमेंशन एंड यहाँ पे V की डायमेंशन। तो फोर्स की डायमेंशन होती है m1 l1 t माइनस 2 डिवाइडेड बाई ये l1, ओके, रेडियस l1 एंड वेलोसिटी की डायमेंशन l1 t माइनस 1, कितना होता है t माइनस 1। तो एक l1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, m1 ये l ऊपर जाएगा, l माइनस 1 ये ऊपर जाएगा, t माइनस 1। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो है ना कुछ डायमेंशन ऐसी होती है जो आप लोगों को उंगलियों पे पता होना चाहिए, जैसे मान लो लेंथ हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, उसके बाद में फोर्स हो गया, वर्क डन हो गया, एनर्जी, इन सब की डायमेंशन सेम होती है। ओके, ये डायमेंशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। मोमेंटम की डायमेंशन क्या होती है, ये आप लोगों को उंगलियों पे पता होना चाहिए, क्योंकि ये वाले डायमेंशन याद होती है ना, तो आपका एग्जाम में थोड़ा बहुत टाइम बच जाता है। अब यहाँ पे देखो कौन सा मैच हो रहा है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के साथ में m1 l-1 t माइनस 1, ये तो इसी के साथ में मैच हो रहा है। फिर उसके बाद में आता है सरफेस टेंशन। तो अब मुझे बताओ कि सरफेस टेंशन का क्या फॉर्मूला होता है। सरफेस टेंशन S इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, ये होता है कि नहीं होता। तो F की डायमेंशन m1 l1 t माइनस 2 डिवाइडेड बाई l1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो m1 l0 t माइनस 2 हमारे पास में आ जाएगा। तो ये m1 l0 t माइनस 2 ये इसके साथ में मैच हो जाएगा। फिर उसके बाद में प्रेशर, प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, C। प्रेशर इज इक्वल टू होता है F बाई एरिया, तो ये कितना आ जाएगा, F बाई एरिया, तो m1 l1 t माइनस 2 डिवाइडेड बाई l2, तो ये हमारे पास में आ जाएगा m1 l माइनस 1 t माइनस 2, दिस इज द प्रेशर हमारे पास में। तो m1 l माइनस 1 t माइनस 2, आई थिंक जो यहाँ पे मैंने जहां से क्वेश्चन दिया है उसने ये सारे यहाँ पे इस तरीके से दे दिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ना हर एक फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकाल सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। यहाँ पे क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजरेबल क्वांटिटी। अब देखो यहाँ पे देखो ये दो चीज, एक तो वोल्टेज दिख रहा होगा, एक वोल्टेज डिफरेंस दिख रहा होगा। तो किन्हीं दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज डिफरेंस जो है ना, वो वोल्टमीटर की हेल्प से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आउट ऑफ दीज 4 फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग है ना किसी पॉइंट पे वोल्टेज को मेजर नहीं कर सकते। वोल्टमीटर जो होता है ना वो पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वोल्टेज को नहीं बताता। मेरी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलो इसके बाद में हमारे पास में 2 क्वेश्चन और है। ये 23 जनवरी को पूछा गया है, ये वाला 21 जनवरी को पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, to compare EMF of 2 cells using potentiometer, the balancing length obtained are 200 centimeter and 150 centimeter. The least count of scale is 1 centimeter. What is the percentage error in the ratio of EMF? अब देखो पोटेंशियोमीटर का आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियोमीटर में EMF का जो रेशियो होता है वो E1 by E2 is equal to L1 by L2 होता है। ये EMF का रेशियो होता है। चलो इसको मैं x कंसीडर कर लेता हूं, इसको मैं क्या कंसीडर कर लेता हूं, x कंसीडर कर लेता हूं कि x यहाँ पे, तो बेसिकली हमें परसेंटेज एरर यहाँ पे किसमें बतानी है, व्हाट इज द परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर हमें बतानी है इस x के अंदर, कि x के अंदर क्या परसेंटेज एरर हमारे पास में होगी। मेरी बात समझ में आ गई। तो क्या इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू L1 बाई L2। तो यहाँ पे परसेंटेज एरर का फॉर्मूला लगाएंगे, परसेंटेज एरर इन x इज इक्वल टू डेल्टा L1 बाई L1 प्लस डेल्टा L2 by L2 एंड इनटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 100%। ये हमारे पास में है। L1 एंड L2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है, 200 सेंटीमीटर एंड 150 सेंटीमीटर। यहाँ पे डेल्टा L1 एंड डेल्टा L2 की डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी गई, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे ये जो मेजरमेंट कर रहे हैं ना उसके लिए लिस्ट काउंट कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो जब भी लिस्ट काउंट की बात आती है, लिस्ट काउंट जो है ना वो
मैक्सिमम पॉसिबल एरर होती है एंड मिनिमम वो वैल्यू होती है जो हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा L1 की वैल्यू यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, डेल्टा L2 की वैल्यू भी हम लोग यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, 1 सेंटीमीटर कंसिडर करेंगे। तो आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन में पता है क्या ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि जब भी आप लोगों को ऐसा दे दे कि लिस्ट काउंट इतना है, तो लिस्ट काउंट ही डेल्टा एक्स जो होता है वो डेल्टा वाली जो एब्सोल्यूट एरर होती है बेसिकली, ये आप लोगों को समझ के चलना है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/200 प्लस 1/150 एंड इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 100। तो यहाँ पे देखो 100 ये आ जाएगा 0.5% प्लस यहाँ पे ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 0.67%। तो ऐसे करके हमारे पास में टोटल आ जाएगा, तो हमारे पास में ऑलमोस्ट निकल के आ जाएगा 1.7% एरर एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दिया गया है, ए स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस r एंड डेंसिटी। तो बॉडी की डेंसिटी यहाँ पे रो बी हमें कितना दे दिया, सिग्मा दे दिया, फॉल्स फ्रीली थ्रू ए विस्कस लिक्विड हैविंग डेंसिटी, ये रो एल की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, रो एल, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ओके, विस्कोसिटी ईटा है एंड अटेन्स ए टर्मिनल वेलोसिटी वी नॉट, ये टर्मिनल वेलोसिटी है। एस्टिमेट द मैक्सिमम एरर इन द ईटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के अंदर हमें बताना है मैक्सिमम पॉसिबल एरर, इग्नोर एरर्स एसोसिएटेड विथ दिस, ये क्या है, डेंसिटी ऑफ बॉडी, ये क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इनके बीच, इनके अंदर कोई भी एरर नहीं है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि ईटा के अंदर क्या एरर होगी। देखो सबसे पहले तो आप लोगों को टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वी टर्मिनल जो कि यहाँ पे वी नॉट है, वो कितना होता है 2/9 r² g बाई ईटा एंड यहाँ पे रो ऑफ बॉडी माइनस रो ऑफ लिक्विड। ओके, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास में होता है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे इसके अंदर कोई एरर नहीं है, इसके अंदर कोई एरर नहीं है, जी के अंदर भी कोई एरर नहीं है, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूं वी ओ प्रोपोर्शनल r² बाई ईटा, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे r ईटा एंड वी ओ रहेगा, वी नॉट रहेगा, तो ईटा को इधर लेके आ जाएंगे तो हमारे पास में r² बाई वी नॉट बच जाएगा। तो अब इसके अंदर मुझे परसेंटेज एरर चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैक्सिमम एरर चाहिए इसके अंदर, तो क्या करूंगा, डेल्टा ईटा बाई ईटा रिलेटिव एरर लिखूंगा इज इक्वल टू 2 डेल्टा r बाई r एंड प्लस डेल्टा वी नॉट बाई वी नॉट, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को मैंने जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए हैं सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो आप इस लेक्चर को लाइक करिए, कमेंट करिए कि आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया आप लोगों को, वो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।